दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के साथ साथ टमाटर और सब्जियों की कीमत भी आसमान छू रही है। सब्जी मंडी में टमाटर 60 से 80 रुपए किलो मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि सैलाब और बारिश के पानी की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, सब्जियां बर्बाद हो गई हैं। और हमारी नुमाइंदा रचना ने सब्जी मंडी का जायजा लिया। पिछले हफ्ते तक प्याज के बढ़ते दाम ने लोगों को रुलाया, लेकिन इस हफ्ते की बात करें तो टमाटर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल से भी महंगा टमाटर इन दिनों बिक रहा है। 80 रुपए से 100 रुपए तक के बीच में टमाटर बेचा जा रहा है। इस टमाटर की महंगाई ने लोगों की किचन का जो जायका है, थाली का जो जायका है, वो बिगाड़ दिया है। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की सब्जी मंडी में। आप देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं सब्जी खरीदने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरीके से लगातार सब्जी के जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, इससे लोगों की जो रसोई है उसका जायका तो बिगड़ा ही है। इसके साथ साथ जो बजट है उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी आई है, क्योंकि महंगाई के चलते बजट में कटौती करनी पड़ रही है। सब्जी है वो तो खानी ही पड़ेगी, लेकिन जिस तरीके से लगातार महंगाई होती जा रही है वो खासा परेशानी का सबब बनती जा रही है। जो सब्जी बेचने वाले जो दुकानदार हैं हम उनसे भी पूछेंगे कि आखिरकार इस टमाटर की महंगाई के पीछे कारण क्या है। भैया ये बताइए, टमाटर कितने रुपए किलो आजकल मिल रहा है? 60 रुपए किलो मैम। अच्छा, तो लगातार जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, कहीं कहीं 80 रुपए तक मिल रहा है, तो क्या कारण है? हम हर जगह बाढ़ आ गया, बाढ़ की वजह से फसल खराब होने के कारण इसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। सब्जी महंगाई होने की वजह से बिक्री पर असर पड़ रहा है? हाँ, असर तो हर चीज पे पड़ता है मैम। तो जो लोग ज्यादा सब्जियां खरीदने आते थे अब महंगाई के चलते कम हो रही है? कम हो रही है मैम। कम हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो बिक्री पर तो असर पड़ ही रहा है, इसके साथ जो थाली का जायका है वो भी बिगड़ा है। कुछ और लोग भी हैं जो टमाटर खरीद रहे हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि वो किस तरीके से बढ़ती महंगाई में अपनी रसोई को मैनेज करेंगे या किस तरीके से वो काम चला रहे हैं। तो कुछ महिलाएं भी यहाँ पर टमाटर खरीदने के लिए आई हुई हैं, हम उनसे ही पूछेंगे। मैडम आप बताइए, आप सब्जी खरीदने आई हैं, टमाटर इतना महंगा मिल रहा है, किस तरीके से मैनेज कर रही हैं? जवाब दिया ना मैंने मैडम। आप किस तरीके से मैनेज करेंगी? खा रही हूँ, 1 किलो का जगह में 1 पाव आधा पाव खा रही हूँ। तो बजट पर भी असर पड़ता होगा? बहुत पड़ रहा है, बहुत ज्यादा। फैमिली वाला है, क्या करें, कटौती और चीजों में करनी पड़ रही है। हाँ। तो बजट पर तो असर पड़ रहा है, महंगाई है, जो ज्यादा चीजें थी वो अब कम खरीदनी पड़ रही है, कैसे ना कैसे करके मैनेज करना पड़ रहा है। तो लोगों की मजबूरी है, उनका कहना है कि महंगाई तो है लेकिन सब्जी तो खाना ही पड़ेगा, उसके लिए कैसे ना कैसे करके और बजट में कटौती कर कर वो अपनी रसोई के बजट को मैनेज कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कांग्रेस लीडर मीम अफजल ने कहा है कि वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण का बयान शर्मनाक है। लोगों का जमा किया हुआ पैसा डूब गया और सीतारमण कह रही हैं कि सरकार से इसका कोई मतलब नहीं। और मीम अफजल से खास बातचीत की हमारी नुमाइंदा रचना ने। घोटाले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस घोटाले से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीम अफजल। सर, जिस तरीके से वित्त मंत्री ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पीएमसी बैंक घोटाला जो है उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, एक तरीके से पूरा पल्ला झाड़ लिया। बहुत ही अफसोस की बात है, बल्कि कंडेमनेबल बात है ये कि लोगों का पैसा बैंक में डूबा हुआ है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, उनकी सारी ज़िंदगी की कमाई जो है वो बैंक के अंदर महफूज रखते हैं, ये समझ के कि सबसे ज़्यादा महफूज जगह ही है। ये डिजिटल इंडिया का जो ख्वाब दिखाया लोगों ने, उसको पूरा करने के लिए बैंकों में अपना पैसा जमा कराया, घर में पैसा रखना छोड़ दिया और बैंक जो है वो खा गया पैसे और कहता नहीं आप निकाल नहीं सकते पैसे। और आरबीआई ने जो है इंस्ट्रक्शन जारी कर दी, पहले 10,000 की, फिर उसके बाद 25,000 की और उससे पहले उससे भी कम की थी। तो ये बहुत ही शर्मनाक एक बयान है। वो कहती है मैं आरबीआई से, गवर्नर से जाकर बात करूंगी। वो दिल्ली से गई थी तो उन्हें आरबीआई के गवर्नर से पहले बात करना चाहिए था, वहाँ जाके कम से कम कोई ऐसा ऐलान करते कि लोगों की तसल्ली होती, लोग समझते कि हमारे देश की वित्त मंत्री आज बम्बई के अंदर ऐसा ऐलान कर रहे हैं कि जो लोग परेशान हैं उनकी राहत का कोई सामान होता। वहाँ जाकर ऐसे जाहिर कर रहे हैं कि हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर किससे लेना देना है? इसी आरबीआई से सरकार ने 1,78,000 करोड़ रुपया लिया। क्यों लिया? तो आपका और आरबीआई का पैसा लेने का रिश्ता तो है, और जब देने की बात आए तो आरबीआई से आप बात करेंगे। तमाम लोगों की परेशानी की बात आपने कही, तमाम लोगों के बैंक अकाउंट भी यहाँ पर थे, फेस्टिवल का सीजन है, तो ऐसे में ये बयान उनके लिए कितना ज़्यादा तकलीफदेह है? बहुत ही अफसोसनाक है। मेरे ख्याल है रोते हुए लोग अब बुरी तरह से बिलबिला के रो रहे होंगे। और क्यों नहीं रोएंगे?
उनका पैसा डूब गया और आप कह रहे हैं कि सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इससे ज़्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है? इन लोगों में कोई सेंस नहीं, मुझे लगता है कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो मुंह में आता है वो बोलते हैं। बम्बई में इलेक्शन है, पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन है, इस पूरे स्कैंडल की गूंज पूरे इलेक्शन में सुनाई दे रही है, उसके बावजूद इसकी कोई बात नहीं कर रहा। प्याज, आलू, टमाटर, इसके दाम आसमान को छू रहे हैं, कॉमन आदमी परेशान है। 500 रुपये का अगर नोट लेकर आता है और चंद पाव सब्जियां खरीद के अपने थैले में वापस लेकर के आता है। पूछिए ना 500 रुपये किस तरह कमाए जाते हैं। इनमें से किसी ने कभी कमाया है तो पता हो। ये तो लाखों करोड़ों के बिजनेस कर रहे हैं एक तरह से बैठे हुए। सरकार को पहला काम ये करना चाहिए, जिन बैंकों को से पैसा नहीं मिल रहा है, सबसे पहले उन बैंकों को पैसा दे करके एक आम जो ग्राहक है उसको पैसा मिलना शुरू होना चाहिए। सर, तो इस तरीके से लोग परेशान हैं, ऐसे में तो आरबीआई की साख पर भी सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल होते हैं। आरबीआई हमारा एक तरह से कस्टोडियन है, और अगर वो इस मामले को सिर्फ इंक्वायरी की हद तक देख रहा है, पहले उन्होंने ऑर्डर किया 1,000 रुपया, फिर उसके बाद कहा 10,000 रुपये, फिर कहा 25,000 रुपये, तो ये जो आप आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ा रहे हैं पैसे, आप सीधा क्यों नहीं कहते आपका पैसा महफूज है, मिलेगा? तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीम अफजल, जिनका कहना है कि पीएमसी बैंक घोटाले पर जिस तरीके से सरकार पल्ला झाड़ रही है, ऐसे में आने वाले समय में जनता भी सरकार से पल्ला झाड़ती नजर आ सकती है। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से कल पहली परवाज रवाना होगी। पहली परवाज गाजियाबाद से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के लिए रवाना होगी। 8 मार्च 2019 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया था। हिंडन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यूपी पुलिस को दी गई है। आज एडीजी प्रशांत कुमार ने हिंडन एयरपोर्ट का दौरा किया। हमारे नुमाइंदे शक्ति सिंह ने एडीजी प्रशांत कुमार से खास बातचीत की। गाजियाबाद के लोगों के लिए आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का गाजियाबाद के लोगों को इंतजार था। गाजियाबाद में कल एयरपोर्ट चालू होने वाला है और सिविल टर्मिनल पर इस समय मौजूद हैं। एडीजी साहब हमारे साथ हैं। सर, आप यहाँ पहुँचे हैं, आपने सिक्योरिटी का जायजा लिया है, क्या जायजा लिया आपने? कल से कमर्शियल फ़्लाइट्स हिंडन एयरपोर्ट से चालू होंगी और शुरुआत में एक ही फ़्लाइट है, लेकिन कालांतर में ये इनकी संख्या बढ़ने की संभावना है। तो जो हमारी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उसका जायज़ा लेने के लिए हम लोग आए थे और यहाँ जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के स्टाफ हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे बात भी हुई है। अभी जो हमारा लोड है उसके हिसाब से स्थानीय पुलिस से हम लोगों ने फोर्स दिया है। आगे आने वाले समय में जब जैसे जैसे यहाँ से उड़ानें बढ़ेंगी, संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे और उसके लिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ेगा। इस पे भी चर्चा की गई है। तात्कालिक रूप से जो कल से फ़्लाइट शुरू हो रही है उसकी सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं। और जो हमारा ट्रैफिक इत्यादि है इसका भी जायजा हमने अलग से मीटिंग किया था यहाँ के अधिकारियों के साथ, ताकि जो हमारे जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। तो शुरुआत में यहाँ से कितनी फ़्लाइटें उड़ान भरेंगी और कितना फोर्स यहाँ पर लगाया गया है? अभी जैसा मैंने बताया कि कल से एक फ़्लाइट होगी, 25 से आने वाले 25 तारीख से शायद 2 फ़्लाइटें हो जाएंगी। तो जैसे जैसे चीज़ें होंगी उस अनुपात में ही हम फोर्स बढ़ाएंगे। सुरक्षा के साथ किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। फोर्स के मामले में आवश्यक होगा तो हम लोग बाहर से भी कुछ फोर्स मंगाएंगे। तो ये थे हमारे साथ गाजियाबाद के एडीजी जोन प्रशांत कुमार जी, जिनका कहना है कि सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एयरपोर्ट जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, 8 मार्च को इसका उद्घाटन किया था और जिसके बाद कल यानी कि 11 नवंबर को यहाँ से पहली उड़ान भरी जाएगी जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जाएगी। गाजियाबाद से नेटवर्क 18 के लिए शक्ति सिंह। ट्राई के फैसले के बाद जियो ने मामूली कॉलिंग चार्जेस का इजाफा का फैसला किया है, लेकिन ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉलिंग चार्ज तो लगेंगे लेकिन इतने ही पैसे में आपको मजीद डेटा भी मिलेगा। एक रिपोर्ट।
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई के फैसले के बाद जियो अपने सारिफिन से फीस लेने पर मजबूर हो गया है। ट्राई के फैसले के मुताबिक सारिफिन को बाहमी राब्ते के लिए फीस के तौर पर 6 पैसे फी मिनट की अदायगी करनी होगी, यानी जियो नेटवर्क से दूसरे ऑपरेटर्स के नेटवर्क्स पर की जाने वाली कॉल्स पर ICU चार्ज देने होंगे। लेकिन सारिफिन को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जियो अपने सारिफिन को ICU के चार्ज के बराबर इजाफी मुफ्त डेटा फराहम करेगा। जियो ने ट्राई के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील की थी, लेकिन ट्राई ने इस अपील को कबूल नहीं किया। दर हकीकत 2017 में ट्राई ने IUC के चार्ज को 14 पैसे से कम करके 6 पैसे फी मिनट कर दिया था और कहा था कि इसको जनवरी 2020 तक खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान ट्राई ने कंसल्टेशन कागजात मंगवाए हैं और ICU चार्ज के टाइमलाइन में तौसी करने पर गौर कर रहा है। अगरचे जियो नेटवर्क पर वॉइस कॉल मुफ्त है, लेकिन कंपनी को एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसे ऑपरेटर्स के जरिए की जाने वाली कॉल्स के लिए 13,500 करोड़ की अदायगी करनी पड़ी है। ट्राई के इस फैसले के बाद मजबूर होकर जियो ने सारिफिन से 6 पैसे फी मिनट लेने का फैसला किया है, लेकिन जियो अपने सारिफिन से किए गए वादे का पाबंद है, जिसमें जियो से जियो कॉल मुफ्त होगी। जियो पर आने वाली कॉल्स के लिए कोई मुआवजा नहीं होगा। इसी तरह व्हाट्सएप और फेस टाइम जैसे नेटवर्किंग कॉल्स भी मुफ्त होंगे। फिलहाल गैर जियो मोबाइल के लिए ICU टॉप वॉचर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10 रुपए में 124 मिनट और 1 GB डेटा, 20 रुपए में 249 मिनट और 2 GB डेटा, 50 रुपए में 656 मिनट और 5 GB डेटा, 100 रुपए में 1362 मिनट और 10 GB डेटा के साथ बराह रास्त लुत्फ उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।